आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में सीटेट 2022 के एग्ज़ाम के लिए हिंदी के सेट 4 को देखने वाले हैं, जो कि आपके 5 जनवरी 2022 ईस्वी के पेपर में जो है सभी प्रश्न पूछे गए थे, वही पेपर देखने वाले हैं। क्योंकि सीटेट 2022 की तैयारी अगर बेहतर करनी है तो आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपको पैटर्न और आपको ये समझ विकसित हो सके किस तरह के प्रश्न पूछे आते हैं। तो जैसे कि हम चलते हैं सेट 4 के ऊपर। इससे पहले मैंने सेट 3 तक कंप्लीट करा दिया है। तो सेट 4 में जो प्रश्न आपको मालूम है कि हिंदी में जो होते हैं आपका लैंग्वेज फर्स्ट होता है, लेते हैं बहुत सारे बच्चे। और यहाँ पर जो आपका 91 से लेकर 99 जो प्रश्न होता है, यह प्रश्न जो होता है आपका क्या होता है कि गद्यांश से पूछे जाते हैं। और गद्यांश के प्रश्नों को सॉल्व करने का जो तरीका है मैं आपको बता दूँ कि आपको जो है गद्यांश नहीं पढ़ना है, आपके टाइम टेकन हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है। जैसे कि आप यहाँ प्रश्न देख रहे हैं, बोल रहा है कि गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है। यहाँ पर बोला गया है कि गद्यांश में दुनिया के किस रूप का चित्रण हुआ है। पहला आपका धर्म प्रधान, दूसरा आपको कर्म प्रधान, तीसरा आपको जाति प्रधान और चौथा आपका राजनीति प्रधान। तो अब जो है हमें मालूम नहीं है कि दुनिया शब्द का जो है किस रूप में चित्रण हुआ है गद्यांश में। तो हम गद्यांश के ऊपर चलते हैं और आप यहाँ गद्यांश को पढ़िएगा कि कर्मों से बहुत कुछ बदला जा सकता है। दुनिया कर्म प्रधान, देखिए यहाँ पर कर्म प्रधान है, कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। समझ में आ गया। तो हमारा पहला का आंसर यहाँ पर मिल गया ना कि दुनिया जो है गद्यांश में जो है दुनिया शब्द का चित्रण जो है कैसे हुआ है, तो कर्म प्रधान के रूप में हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि कर्मठता शब्द है। यहाँ पर बोल रहा है कि कर्मठता जो शब्द है वह क्या है, विशेषण है, विशेष्य है, संज्ञा है, क्रिया है। तो देखिए विशेषण आप सभी लोगों को मालूम है जो विशेषता बताता है, और विशेष्य जो बोलते हैं जो कि विशेषण का भी विशेषता बताता है। संज्ञा किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को कहते हैं। तो यहाँ पर कर्मठता क्या है, यहाँ पर भाव दर्शा रहा है। तो कहने का अर्थ है कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए। यहाँ पर जो है कर्मठता जो है आपका क्या है, संज्ञा है। यहाँ पर एक भाव के रूप में दिखा है, क्रिया तो होगा नहीं। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए 3 नंबर मतलब 93 नंबर। यहाँ बोल रहा है कि कर्म से किस्मत को भी बदला जा सकता है। यह जो है ऊपर अभी आपने देखा है कि कर्म से जो है किस्मत को बदला जा सकता है में काले शब्द मतलब ये किस्मत, जो ये किस्मत है, स्थान पर कौन सा विकल्प जो है उपयुक्त होगा। अब यहाँ पर बोलिए कर्म से भाग्यवान, भाग्यहीन और भाग्यशाली को भी बदला जा सकता है। तो ये तो जो है सबसे इजी प्रश्न है। आप सभी लोगों को मालूम है कि जो भी व्यक्ति जो है मतलब यहाँ पर किस्मत को भी बदला जा सकता है। कर्म से क्या बदला जा सकता है, तो ऑप्शन में देखिए भाग्यवान ये होगा, नहीं होगा। भाग्य बदला जा सकता है, ये सही है। किस्मत को जो है हम लोग भाग्य और विधि नियमित पर्यायवाची शब्द में उपयुक्त करते हैं, तो किस्मत को हम लोग भाग्य भी बोलते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ गए कि कर्म से जो है हम लोग किस्मत को भी जो है बदला जा सकता है। यहाँ पर भाग्यहीन तो होगा नहीं और भाग्यशाली नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए। देखिए कितने आसानी से जो है आप पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे और आसानी से आंसर दे पाएंगे। आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए अगला यहाँ प्रश्न है। अभी हमने पैसेज जो हमारा पद्यांश गद्यांश है इसको हमने पढ़ा भी नहीं है। यहाँ जैसे बोओगे वैसे काटोगे से क्या तात्पर्य है। जैसे बोओगे वैसे काटोगे, आपने कहावत सुना होगा, मुहावरा सुना होगा कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो वही बात है यहाँ पर कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इसका तात्पर्य क्या है। पहला ऑप्शन, जैसे बीज होते हैं वैसे ही सफल होती है, मतलब फसल होती है। जैसे बीज होंगे वैसे ही फल होंगे। जैसे कर्म होंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। जैसा कर्म होगा, देखिए जैसे कर्म होंगे वैसा परिणाम नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा, ये तो होगा नहीं। अब हमें जो है ऊपर जाने की ज़रूरत है। ऐसे तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर तो है आप इसी तरह कर लेंगे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कहने का मतलब है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। तो इसका आंसर तो आपका सीधम सटीक लग रहा है अगर नहीं भी पैसेज पढ़ेंगे तो। लेकिन हम चलते हैं पैसेज के ऊपर। आगे हम पैसेज को पढ़ेंगे क्योंकि हम यहीं तक पढ़े थे। देखिए किस्मत को बदला जा सकता है, जरूरत है कि इसकी शक्ति को पहचानने और इसको पूर्ण निष्ठा के लगन के साथ करें। सत्य से प्रेरित कार्य व्यक्ति को महान बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति सरल, सबल, सशक्त, प्रेमी, दानी, ज्ञानी और कल्पनाकारी होते हैं। कृतन के बारे में देखिए, कृत्य के बारे में कहावत जैसे बोओगे वैसे काटोगे मिल गया। कहते भी हैं बोया पेड़ बबूढ़ का तो आम कहाँ से होगा। मतलब गीता में भी कहा गया है कि इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसे फल की बारे में चिंता करने का नहीं। गीता के अनुसार किस्मत को बदलने के लिए कर्मठता
ही पहला और सबसे बड़ा रास्ता है। समझ गए? तो यहाँ पर तो हमें मालूम चल गया। तो ये तो एकदम निकल गया ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही परिणाम पाओगे, बीज बोने की बात नहीं है। समझ गए? अब यहाँ पर हम 95 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो 95 नंबर प्रश्न जो है बोल रहा है कि उन्नति का विलोम क्या होगा। आप सभी लोग इसको विलोम शब्द से आपके प्रश्न मिलते हैं, संधि से मिलते हैं, समास से मिलते हैं, ये सब प्रश्न पढ़ लीजिएगा आप लोग। देखिए उन्नति का क्या होगा आप बताएं मुझे। उन्नति का जो विलोम होगा ऑप्शन देखिए, अवनति, पतन, औद्योगिकी और यहाँ पर संगति। तो ये जो है गलत है सब बाकी। समझ गए? इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उन्नति का जो होता है अवनति होता है। समझ गए? याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि गद्यांश के अनुसार अपने देखिए अपने अंतर मन को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है। अपने कर्मों की चिंता करके तो होगा नहीं, ये तो अभी पढ़ा है अपने। कर्मों की शक्ति को पहचान करके, सभी के प्रति सकारात्मक भाव रख करके, सभी के साथ प्रतिस्पर्धा करके। समझ गए? तो अब हम जो है इसके चलते हैं गद्यांश के ऊपर कि गद्यांश में क्या कहा गया है। तो यहाँ देखिए गद्यांश में मैंने कुछ आगे नहीं बढ़ा था। यहाँ देखिए, किसी दूसरे के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने कर्म के अनुसार अपूर्ण जिए। दूसरों के जीवन को उन्नति और सफलता की ईर्ष्या न करे। अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर कर अपनी आत्मा को उज्जवल बनाए। समझ गए? तो यहाँ जो आपके ये देखिए, ये कहने का अर्थ है, जो प्रश्न यहाँ पर बोला गया है कि अपने अंतर मन को, तो यहाँ पर देखिए इसको ढूंढिए, अपने अंतर मन, ये आपका की पॉइंट हो गया। अभी आप देखिए कहाँ आपने देखा है कि अपने अंतर मन को देखना पड़ेगा। फिर से देखिए कहाँ पर आपने देखा है। प्रेरित को व्यक्ति को माने ऐसे सफल। आप ध्यानपूर्वक देखिए, ढूंढिए और कहाँ पर मिल रहा है आपको अंतर मन। केवल कर्म ही अधिकार है, उन्हें फल की चिंता नहीं करना। गीता के अनुसार अपनी किस्मत को बदलने के लिए कर्म था और पहले सबसे रास्ता है। किसी दूसरे के पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम कर्म के अनुसार अपूर्ण जिए। दूसरे के जीवन को देखिए उन्नति और सफलता की ईर्ष्या न करके अपने जीवन के नकारात्मक विचारों को दूर करे और अपनी आत्मा को उज्जवल बनाए। मतलब कहने का अर्थ है कि जो हमारे यहाँ पर गद्यांश दिया गया है और जो यहाँ पर अंतर मन को मतलब जो प्रकाशित करने की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर कहने का अर्थ हो जाएगा आपका कि सभी के प्रति मतलब सकारात्मक भाव रखें। यहाँ पर बोला है ना कि सभी के प्रति जो है नकारात्मक भाव न रखें। देखिए यहाँ पर बोला है कि दूसरों के जीवन के देखिए उन्नति और सफलता से ईर्ष्या न करके अपने जीवन को नकारात्मक विचारों से दूर रखे। तो कहने का मतलब है कि सकारात्मक विचार रखे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये वाला। समझ गए? ये दोनों नहीं होगा। सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखकर अपने अंतर मन को किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता है, तो सभी के प्रति सकारात्मक भाव रख के कर सकते हैं। समझ गए? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए, तो आगे जो है यहाँ पर बोल रहा है कि व्यक्ति को महान बनाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उसके भाग्य की, उसके कार्यों की, उसके नाम की और उसके बल की। तो ऊपर हमने देखा है कि किसी भी व्यक्ति के मतलब किसी भी व्यक्ति को महान बनाने के लिए उसकी क्या जरूरत है। समझ गए? उसके कार्यों की जरूरत है। जो व्यक्ति जैसा कार्य करेगा वैसा वो महान बनेगा। समझ गए? अभी हमने ये ऊपर देखा, चलिए मैं आपको दिखा दूं कि व्यक्ति को महान कह के आप लोगों को लगेगा कि नहीं। देखिए ऐसे व्यक्ति सरल, देखिए यहाँ पर आपको दिया था कि इसकी शक्ति को पहचाने और पूर्ण निष्ठा लगन करे, सत्य से प्रेरित कार्य व्यक्ति। यहाँ पर आपको जैसे पोओगे वैसे पाओगे, गीता के भाग्य कहा गया है। तो मतलब ठीक है, कार्यों के लिए है कि जैसा मतलब कार्य करोगे। देखिए कार्य व्यक्ति को ही महान बनाते हैं। यहाँ देखिए सत्य से प्रेरित होकर, सत्य से, यहाँ आप देख सकते हैं सत्य से प्रेरित होकर कार्य व्यक्ति को महान बनाते हैं। तो समझ गए? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कार्य। समझ गए? कि किसी को महान बनाने के लिए में क्या है, उसके कार्यों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि गद्यांश के अनुसार भाग्य परिवर्तन के लिए अनिवार्य है। अब भाग्य को बदलना है तो इसके परिवर्तन के लिए क्या अनिवार्य है, आप सभी लोगों को मालूम है। कर्म के प्रति निष्ठा, ये बात तो सही है। सफलता के बारे में सोचना, सोचने की बात नहीं है। भाग्य के अनुसार जीना, नहीं, भाग्य के ऊपर भी जीना नहीं है। धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना, ये भी नहीं होगा। हमें अपने ऊपर भी मतलब पढ़ा है पद्यांश गद्यांश में कि कर्म के प्रति जो है इसमें ज़्यादा बात करे जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए? काफ़ी ईजी रहता है, आप आसानी से कर लेंगे। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने से तात्पर्य क्या है। किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने का तात्पर्य क्या है? सुख दुख में साथ रहना, किसी को अकेला न छोड़ना, दूसरे पर निर्भर होकर जीना, पूर्ण रूप से बेहतर जीना। बताइए, काफ़ी ईजी प्रश्न है। तो इसका मतलब कहने के किसी दूसरे के जीवन के साथ जीने का तात्पर्य जो है कहने का आपका गद्यांश में यही है कि सुख दुख के साथ नहीं जीना है आपको, किसी को अकेला ना छोड़ना है, अकेला भी नहीं छोड़ना है, पूर्ण रूप से बेहतर जीवन नहीं जीना है, मतलब दूसरे पर निर्भर होकर जीना है। मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? गद्यांश में यही कहा गया है कि दूसरे के जीवन के साथ जीने का तात्पर्य जो है दूसरे पर निर्भर होकर जीना। समझ गए? तो इसका आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न, चलिए प्रश्न की ओर। तो अब हम पद्यांश को, गद्यांश मेरा कंप्लीट हो गया। अब 100 से लेकर 105 तक जो होता है आपका टोटल कहा जाए तो 15 प्रश्न जो होता है आपका गद्यांश और पद्यांश से मिलाकर हो जाते हैं। इसमें कुछ ग्रामर भी आपके होते हैं। तो अब इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद जो है क्वेश्चन को करना है। तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं,
सबसे सिंपल तरीका, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इजी आपका हो जाएगा और आसानी से आप आंसर निकाल लीजिए। देखिए, कवि ने धरती को किसान की धरती क्यों कहा है? कवि ने जो है धरती को किसान की धरती क्यों कहा है? ऑप्शन पढ़िए। किसान धरती के लिए लड़ता है, किसान धरती पर अधिक परिश्रम करता है, किसान को मिट्टी की परख होती है, किसान धरती पर हल चलाता है। अब चलिए हम चलते हैं कि कवि ने जो है धरती को जो है किसान की धरती क्यों कहा है। अब यहाँ देखिए, यह धरती उस किसान की जो मिट्टी का पूर्ण पारखी, जो मिट्टी के संग साथ ही तप कर, गल कर, मर कर, खपा रहा जीवन अपना, देख रहा मिट्टी के सोने का सपना, मिट्टी की महिमा गाता, मिट्टी के ही अंतर स्तर में अपने तन की याद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता। मतलब खुद जीता यह धरती है उस किसान की। बस इतना ही था, मैंने तो पढ़ लिया। अब देखिए, आप प्रश्न को समझिएगा और आसानी से इसका आंसर दीजिएगा। कहने का मतलब है कि कवि ने जो है धरती को जो है किसान को धरती क्यों कहा है। ऑप्शन आप देखिए, किसान की धरती के लिए लड़ता है, नहीं लड़ता नहीं है, लड़ता है लेकिन अर्थ समझने के। किसान धरती पर अथक परिश्रम करता है, ये बात सही है। धरती पर क्या करता है? अथक परिश्रम करता है। देखिए यहाँ पर दिया है ना, ये परिश्रम की बातें आप देख लीजिए, तप कर, गल कर, मर कर, वो परिश्रम करता है, मेहनत करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए कि अपने तन की याद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है। पंक्ति के काले अक्षर का क्या मतलब कि आशय क्या है? देखिए, अपने हाथों से सिंचाई करना, रासायनिक खाद का प्रयोग करना, अत्यधिक परिश्रम करना, रासायनिक बीज बोना। तो यहाँ पर तो आप सभी लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, अपने हाथों से सिंचाई करना, ये नहीं होगा, रासायनिक खाद की तो बात होगा ही नहीं, और रासायनिक खाद यहाँ नहीं होगा। इसका मतलब कि अपने तन की याद मिलाकर, मतलब कि अपने शरीर से एकदम अधिक मेहनत करके, जो उसका तन मन होता है उससे ज़्यादा मेहनत करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि किसान अपना जीवन किसमें लगा रहा है। किसान अपना जीवन जो है किसमें लगा रहा है? प्रकृति का आनंद लेने में। गलत। यहाँ तो मिट्टी की बात की जा रही है, खेती की बात की जा रही है। मिट्टी के साथ खेलने में, मिट्टी की पहचान करने में, अन्न साग सब्जी उगाने में। तो देखिए, यह ऊपर आपने देखा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो किसान जो है अपना जीवन किसमें लगा दे रहा है? अन्न साग सब्जी उगाने में। यहाँ देखिए, आप देखिएगा, अपने तन की खाद मिलाकर मिट्टी को जीवित रखता है, खुद जीता है यह धरती उस किसान की। यहाँ पर देखिए, कहने का अर्थ है कि जो यहाँ पर बोला गया है, खपा रहा अपना जीवन, देख रहा है मिट्टी के सोने का सपना, मिट्टी की महिमा गाता, मिट्टी के संग अंतर स्तर में अपने तन की याद मिलाता। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो इसका हो जाएगा कि किसान जो है अपना जीवन जो है किसमें लगा रहा है? प्रकृति का आनंद उठाने में नहीं लगा रहा है, मिट्टी के साथ खेलने में नहीं लगा रहा है, मिट्टी की पहचान करने में भी नहीं लगा रहा है, बल्कि उस मिट्टी पर जो है अन्य साग सब्जी उगाने में लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है तन की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न को देख लीजिए। तो अगला प्रश्न जो है, किसान का जीवन किस पर आधारित होता है? ये तो इजी प्रश्न होगा। कृषि कार्य पर, मिट्टी की महिमा गाने पर, स्वप्न देखने पर, खाद बीज के संग्रह करने पर। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि किसान का जीवन जो होता है कृषि कार्य पर जो है निर्भर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मिट्टी के महिमा गाने पर तो होगा नहीं, स्वप्न देखने पर भी नहीं होता है, ना खाद बीज का संग्रह करने पर होता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन यहाँ पर जो मेन थीम जो हो जाएगा, किसान का जीवन किस पर आधारित होता है? कृषि कार्य पर आधारित होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर आप 104 है कि निम्न में से कौन सा देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा लयात्मक शब्दों का उदाहरण है? लयात्मक शब्द मतलब कि लय में। देखिए, अपना सपना, तप गल, गल मर और गाता जीता। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका लयात्मक शब्द का जो उदाहरण होता है, लयात्मक शब्द जो होता है वैसे को कहते हैं जो बोलते और सुनने में एक जैसे लगते हैं, जैसे अपना सपना, उतार चढ़ाव। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जो देखने में एक समान। अपना सपना देखिए, तप गल ये अलग अलग लग रहा है, गल मर ये भी अलग लग रहा है, तो ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए आप याद कर लीजिए इसको, कि लयात्मक शब्द जो होता है सुनने और बोलने में एक जैसा लगता है। समझ गए? अगला देखिए। अगला आपका प्रश्न है कि कौन सा शब्द जो है भिन्न है। अब यहाँ पर भिन्न शब्द देखिए, तपना, गलना और सपना और रखना। आप ध्यान पूर्वक देखिएगा तो तपना, गलना, रखना और सपना, इसमें जो है आपको भिन्न शब्द का जो है प्रयोग करना है। समझ गए? तो मैं आपको बता दूं कि तपना मतलब कार्य, गलना और रखना ये सब क्या है? क्रिया कर रहा है ना यहाँ पर, तो ये क्रिया हो जाएगा। लेकिन जो आपका सपना है ये अपना अलग है। समझ गए? तप रहा है मतलब कार्य कर रहा है, गल रहा है उसमें भी कार्य कर रहा है, और रख रहा है तो कहीं कुछ चीज़ उठा कर रखा तो कार्य, ये क्रिया हो जाएगा। लेकिन जबकि सपना जो है क्या है कि आपका संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। समझ गए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं पेडागोजी के प्रश्न के ऊपर। आपका हो गया
15 प्रश्न। अब हम 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, अब इजी प्रश्न है, आप तो ये सब आसानी से कर लीजिएगा। मातृभाषा आधारित बहुभाषा क्या है? मातृभाषा आधारित बहुभाषा क्या है? पहला ऑप्शन देखिए, किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा से आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना। ये बात जो है आपका सही है, बहुभाषा का मतलब यही होता है, याद रखिएगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन देखेंगे, किसी की विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा से आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी को माध्यम के रूप में लेना, नहीं, ये नहीं होगा। अंग्रेजी के माध्यम के रूप में नहीं लेना, ये नहीं होगा। तीसरा देखिए, माध्यम के रूप में मातृभाषा सीखना और अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखना, अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में नहीं, ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिए, चौथा, विद्यालय शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों के दौरान जहां तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषाएं सिखाएं। अधिक से अधिक भाषा सिखाने की बात नहीं होता है, बल्कि प्रारंभिक स्तर के दौरान यह हो कि बच्चों को जो है उसकी मातृभाषा में सिखाए और धीरे धीरे क्या करे कि अनेक भाषाओं को जो है जोड़ते जाए। तो जो है ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए? इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मातृभाषा आधारित बहुभाषा का क्या अर्थ है या क्या है? तो किसी की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा से आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 107 नंबर है। क्या है बोल रहा है? देखिए, कक्षा 5 की एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का श्रुति लेखन करवाती है। श्रुति लेखन मतलब सुनकर जो हम लोग लिखते हैं। देखिए, वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्य को लिखने के लिए कहती है। यहाँ पर अध्यापक श्रवण, देखिए, अध्यापक श्रवण के किस उपागम का प्रयोग करना चाहती है? अब यहाँ पर याद रखिएगा, श्रुति लेखन जो होता है सुनकर लिखते हैं बच्चे। तो यहाँ पर क्या बोल रही है? कक्षा 5 की अध्यापिका जो है 5 या 6 शब्दों का जो है 5 वाक्य का श्रुति लेखन करवाती है और वह 2 बार वाक्य को पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने को कहती है। अब बोले गए वाक्य को लिखने के लिए कहती है। अब यहाँ पर जो है अध्यापक श्रवण के किस उपागम का प्रयोग करना चाहती है? अब ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला शीर्ष, देखिए, शीर्षपाद उपागम मतलब कि टॉप डाउन, संप्रेषणात्मक उपागम और ऊर्ध्वगामी उपागम और श्रुति लेख उपागम बॉटम अप। तो ये शीर्ष क्या होता है? ये तो आपको मालूम है कि शर्ट से जो होता है पांव की तरफ आता है, ऊर्ध्वगामी जो कि सेंटर से जो है बाहर की तरफ जाता है, और संप्रेषणात्मक उपागम और श्रुति लेख उपागम। समझ गए? तो यहाँ पर जो है जिसका आंसर होगा, मैं आपको बता दूं कि क्या यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका ऊर्ध्वगामी उपागम हो रहा है कि बॉटम अप हो रहा है। समझ गए? कि मतलब सेंटर से जो है बॉटम की तरफ जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जो यहाँ पर अध्यापिका है वो श्रवण के जो है ऊर्ध्वगामी उपागम को जो है वो क्या कर रही है? विकसित करना चाह रही है, वो मतलब प्रयोग करना चाह रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा कि सी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 108 नंबर देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द में समानता रखते हो और नया शब्द बनाने के लिए अनेक आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके। इसे क्या कहेंगे? शब्द जाल या थीम विषयक शब्द संप्रदाय या विन्यास या शब्द समूह। बताइए इसे क्या कहेंगे? मतलब कि एक अध्यापक जो है अपने कक्षा में विभिन्न समूहों के 10 शब्दों का एक जो है समूह देती है और वो ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्द से समानता रखते हों और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़े जा सके। इसके लिए वो क्या करेंगे? तो यहाँ पर जो अध्यापिका है वो क्या कर रही है? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कह रही है। तो यह जो होता है आपका क्या होता है कि उपसर्ग और आगे प्रत्यय लग सके, इसे हम लोग क्या कहते हैं कि विन्यास कहते हैं। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विन्यास। क्या हो जाएगा? विन्यास। समझ गए? अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न 109 नंबर है। देखिए, बोली से क्या तात्पर्य है? बोली से क्या तात्पर्य है? आप सभी लोगों को मालूम होगा कि बोली जो होता है एक सामाजिक समूह का जो है क्या होता है, छोटे छोटे मतलब क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली कहते हैं। भाषा जो होती है उसे बोली कहते हैं। और बोली जो होता है हर 10 किलोमीटर पर कुछ ना कुछ बदलते रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता। ये बात सही है। आगे भी देख लेते हैं। किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा। लेखन के लिए नहीं होता है भाई, बोली बोलने के लिए होता है। अगला देखिए, किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाली लोगों की वाचन विशेषता। कार्य संबंध से भी नहीं रखता, ये भी गलत हो गया। सत्ताधारी लोगों का इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, नहीं, सत्ताधारी लोग नहीं करते हैं। यह किसी खास क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता होती है जहां पर मतलब छोटे समूह में लोग बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बोली कहने का अर्थ है कि छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। समझ गए? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य जोड़ों में
कार्य और रोल प्ले करवाती है और आकलन के लिए शिक्षार्थियों को अवलोकन करती है। आकलन संबंधित इन गतिविधियों को क्या कहा जा सकता है? अब देखिए, एक अध्यापक जो है कक्षा में समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले जो है करवाती है और आकलन के लिए शिक्षार्थियों को अवलोकन करती है। आकलन संबंधित इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? अब देखिए, वाचन आकलन, कक्षा कक्ष आकलन, संरचनात्मक आकलन और संकल्पनात्मक आकलन। तो देखिए, यहाँ पर जो शिक्षार्थी कर रही है वो क्या कर रही है कि समूह कार्य करवा रही है, जोड़ों में कार्य करवा रही है और रोल प्ले मतलब करवा रही है। उसके बाद जो है आकलन के लिए शिक्षार्थियों को अवलोकन करती है। तो कहने का मतलब कि ये जो है संरचनात्मक आकलन कर रही है, मतलब कि क्रिएटिविटी कर रही है यहाँ पर, कि समूह में कार्य कर रहे हैं तो बच्चे क्रिएट करेंगे, जोड़ों में कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि बच्चों में जो है संरचनात्मक आकलन के द्वारा किया जा रहा है, समझ गए, संरचना करके। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। और संकल्पनात्मक आकलन जो होता है मतलब सोच समझ कर जहाँ किया जाए, क्रिएटिविटी है और यहाँ पर जो है अलग है। वाचन आकलन नहीं हो रहा है, कक्षा कक्ष भी आकलन नहीं हो रहा, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ जो है 111 नंबर बोल रहा है कि एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम शिक्षार्थियों की भाषाओं अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही है? देखिए, एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न। एक अध्यापक क्या कर रही है कि कक्षा में वस्तुओं के ऊपर जो है वस्तुओं के नाम जो है शिक्षार्थियों की भाषाओं में, मतलब उनकी जो भाषा है, मातृभाषा है, जो लोकल भाषा है, फिर अंग्रेजी में तथा शिक्षार्थियों द्वारा दी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। तो यहाँ पर जो है अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही है? ऑप्शन को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो यहाँ देखिए, शिक्षार्थियों को वर्णमाला के अक्षरों से परिचित करवा रही है, नहीं भाई, यहाँ पर वर्णमाला के अक्षरों से परिचित नहीं करवा रही हो। शिक्षार्थियों के भाषा संबंधित जागरूकता पैदा कर रही है, ये हो सकता है, लेकिन अभी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे आगे। शिक्षार्थियों में लिपि संबंधित जागरूकता के संबंधित, लिपि के नहीं कर रही है, यहाँ पर कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजन कर रही है। उससे बेहतर जो है क्या है, भाषा संबंधित जागरूकता पैदा भी नहीं कर रही, मतलब कि इसका जो आंसर हो जाए कि यहाँ पर अध्यापक जो है वस्तुओं के शिक्षार्थियों की भाषाओं में, अंग्रेजी भाषाओं में तथा शिक्षार्थियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली भाषाओं में लिख रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजन कर रही है। समझ गए, क्या कर रही है कि समृद्ध परिवेश सृजन कर रही है। इसका आंसर ऑप्शन डी जो होगा सटीक हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया आप सभी लोग बताएंगे कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, 112 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि देखिए, भाषांतरण मतलब कि ट्रांस लैंग्वेज से क्या तात्पर्य है? तो जो आपका ट्रांस लैंग्वेज जो होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है? पहला ऑप्शन देखिए, भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण, ये नहीं होता है। किसी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा का प्रयोग करना, ये भी नहीं होगा, इसको नहीं बोलते हैं भाषांतरण, समझ गए। कक्षा में शिक्षण अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना, ये अनेक भाषा जो है ना आपका यही होगा, समझ गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 नंबर देख लीजिए, सभी विषय वस्तुओं और साथ ही साथ भाषाओं को एक ही भाषा में पढ़ना, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता, देखिए प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है? किसी पाठ्य सामग्री की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य है? यहाँ देखिए, ऑप्शन पहला क्या है? शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक के लेखन द्वारा विकसित सामग्री, पहला। दूसरा ऑप्शन देखिए, मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो। तीसरा, भाषा के अधिकार रखने वाले द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा दूसरी भाषाओं का अनुवाद, ये भी नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जो आपका यहाँ पर किसी पाठ्य सामग्रियों की प्रामाणिकता से तात्पर्य जो है वह है कि मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष से उपजी सामग्री जिसमें भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 114 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के विभिन्न चरणों को समझने का अवसर देता है? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा उपागम जो है शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के भिन्न चरणों को समझने का अवसर देगा, समझ गए। पहला ऑप्शन देखिए वर्णात्मक लेखन। दूसरा, लेखन का प्रक्रिया उपागम। तीसरा, लेखन का उत्पाद उपागम। चौथा, संस्थानात्मक लेखन। देखिए, संस्थानात्मक लेखन। तो यहाँ पर जो है उपागम जो है ढूंढना है जो कि शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के भिन्न चरणों को समझने का अवसर देगा। तो वह जो होगा आपका लेखन का प्रक्रिया उपागम। क्या होगा? लेखन का प्रक्रिया उपागम। ऑप्शन बी जो देख रहे हैं, यह जो है प्रत्येक लेखन को क्या होता है कि अपने लेख प्रक्रिया का अनुसरण करता है,
और अक्सर जो होता है लेखन प्रक्रिया एक दिनचर्या होती है जो कि स्वाभाविक रूप से दर मार्गदर्शन नहीं होता। समझ गए? तो इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि व्याकरण सीखने से क्या आशय है? व्याकरण सीखने से क्या आशय है? पहला, व्याकरण के नियम सीखना, पहला ऑप्शन। दूसरा, सर्वप्रथम नियम सीखना और बाद में उसका प्रयोग करना, ये गलत दोनों हो जाएगा। व्याकरण सीखने का ये आशय नहीं होता है। अर्थ से संदर्भ में प्रयुक्त करना सीखना, ये जो है सही लग रहा है। लेकिन देखिए, किसी भी भाषा के लिखित और बोले जाने वाली स्वरूप से गलतियां निकालना, नहीं, ये भी नहीं होगा। कहने का मतलब कि भाषा सीखने से क्या आशय है कि अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना। समझ गए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सी। अर्थ से संदर्भ में प्रयोग करना सीखना, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 116 नंबर है कि त्रुटियों से क्या अभिप्राय है? त्रुटियां मतलब गलती होता है और इसका अभिप्राय क्या है आप सभी लोगों को मालूम होगा। यहाँ देखिए, त्रुटियां सीखने का संकेतक है, ये बात तो सही है। अभिप्राय देख लीजिए, त्रुटियां भाषा अधिगम को बाधित करती है, नहीं। त्रुटियों में उसी संबंध संशोधन कर देना चाहिए, नहीं, उसी संशोधन नहीं कर देना चाहिए। त्रुटियों की पहचान कर उनको करने से बचना चाहिए। तो यहाँ पर अभिप्राय पूछा है ना, तो अभिप्राय कहने का मतलब है जो करना चाहिए लेकिन उतना भी नहीं करना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कि त्रुटियों सीखने का संकेतक है। जितना बच्चा गलती करेगा उतना सीखेगा। आप सभी लोगों को मालूम है कि बचपन में क्या होता है कि बच्चा जो है बार बार स्लेट पर कहीं दीवारों पर लिखता है, लेकिन लिखते लिखते क्या होता है उसका लिखित कार्य जो होता है विकसित हो जाता है। तो जरूरी है बच्चों को त्रुटियां करने, मतलब त्रुटियां जो होता है सीखने का संकेत है, इसका आशय यही है। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर है कि जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं और फिर उन्हीं की पहचान करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों को हम जो है सुनते हैं, पढ़ते हैं और उनकी पहचान करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? देखिए, उत्पादक शब्द संपदा और संदर्भ में शब्द और आंतरिक शब्द सपदा, आंतरिक शब्द सपदा और ग्राह्य शब्द शब्दा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिन शब्दों को हम सुनते हैं और पढ़ते हैं और फिर उनकी पहचान करते हैं उन्हें जो है ग्राह्य शब्द संपदा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राह्य संपदा। समझ गए? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 118 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? अब यहाँ पर पठन शिक्षण का जो है उद्देश्य जो है नहीं बताना है, निगेटिव में आपको बताना है। पहला, पाठ्य सामग्री में मुख्य बिंदु को पाठ्य के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। क्या है? ये नहीं है, ये तो है भाई, तो ये तो है, हमें ये हो सकता है, तो हमें नहीं ढूंढना है। दूसरा, शब्दों वाक्यांशों भाषाओं के नमूनों से अर्थ ग्रहण करना, ये भी हो सकता है। तीसरा देखिए, पाठ्य सामग्री को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण करना, ये भी हो सकता है। तो हमारा तो आंसर निकल गया ना कि पाठ्य सामग्री शब्द और वाक्यांश को डिकोड करना, जो मतलब कि पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, वो ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए? कि पठन सामग्री और शब्द और वाक्यांशों को क्या करना? डिकोड करना नहीं होता है। समझ गए? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं, जब शिक्षार्थी क्या होते हैं? पहली बार विद्यालय आते हैं, उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषाओं की कक्षा में विद्यार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? मतलब कि जब विद्यार्थी जो है पहली बार विद्यालय आते हैं तो उनमें अपनी क्या होता है कि मातृभाषा की जो है भरपूर समझ होती है, और अध्यापक जो होता है अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती है, उसके ऊपर बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, अध्यापक कक्षा की सामान्य भाषा से पढ़ाना आरंभ करे, फिर शिक्षार्थियों को अपनी भाषा का इस्तेमाल करने दे। ये तो एकदम सरासर क्या हो रहा है आपका गलत हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। दूसरा देखिए, अध्यापक को सिर्फ अंग्रेजी या दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, सिर्फ नहीं करना चाहिए। तीसरा, अध्यापक बच्चों के उनकी इच्छा अनुसार भाषा का इस्तेमाल करे और अनुमति दे कि वह स्वयं भी सामान्य भाषाओं बोल सके। तो ये जो है आपका सही हो जाएगा, ये होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। समझ गए? अध्यापक को वही भाषा बोलनी चाहिए जिसे शिक्षार्थियों को पढ़ाना है, शिक्षार्थी अनंत लक्ष्य भाषा सीख लेंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि लास्ट आपका प्रश्न 120 नंबर। यहाँ देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप से करती है? समझ गए? तो यहाँ देखिए, पहला, विद्यालयी शिक्षा में मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में। दूसरा देखिए, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में। एक विकल्प नहीं, ये नहीं होगा। विद्यालय शिक्षा के बुनियादी चरण के दौरान अतिरिक्त विकल्प के रूप में, अतिरिक्त विकल्प भी नहीं होगा। शिक्षार्थी विद्यालय शिक्षा के माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प और एक ऐच्छिक भाषा के रूप में, नहीं, ये भी नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है जो शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप से करती है, तो वह जो है विद्यालयी शिक्षा के
मिडिल और माध्यमिक चरण के दौरान जो है क्या करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समझ गए। तो आशा करता हूं कि 30 प्रश्न जो है आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।